नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल विद आयुष में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम पॉलिटिकल विद आयुष में हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर रहे हैं और मौलिक अधिकारों में हमने जाना अनुच्छेद 12, 13, 14 और 15 के बारे में। आज हमारा चर्चा का विषय है अनुच्छेद 16। इस अनुच्छेद के अंतर हम देखेंगे कि भारत में किसी भी सरकारी सेवा में नियुक्त व्यक्ति को आरक्षण किस प्रकार से दिया जाता है और आरक्षण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है और किस प्रकार भारत में कितना कितना आरक्षण दिया जाता है, इन सभी पर हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या समता। अब ये लोक नियोजन आखिर है क्या? लोक नियोजन यानी आपको सरकारी सेवाओं में किसी भी यदि अवसर यानी कि वैकेंसी आती है तो उसमें आपको समानता देखने को मिलती है। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 16। फिर इसके कुछ खंड हैं, उनके बारे में देखते हैं। अनुच्छेद 16 का एक भाग ये क्या कहता है? प्रत्येक नागरिक को रोजगार एवं राज्य के अंतर्गत नियुक्ति में समान अवसर की समता होगी। क्या कह रहा? राज्य के अंतर्गत। हमने राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के अंतर्गत पढ़ी थी। वो कह रहा है कि रोजगार एवं नियुक्ति इसमें क्या होगी? यदि रोजगार किसी भी, जैसे मान लीजिए सरकार, वो चाहे सरकारी क्षेत्र हो या निजी क्षेत्र हो, उसमें यदि रोजगार की बात आएगी तो यदि कोई एक समान मैं कहूँगा एलिजिबल व्यक्ति है तो उसकी नियुक्ति के लिए क्या होगा? समान रूप से योग्य होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, राज्य कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। किसमें? रोजगार और नियुक्ति के मामले में। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? 16 का 1। अब 16 का 2 क्या कहता है? हमने पिछले अनुच्छेद 15 में देखा था कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या करेगा? भेदभाव नहीं करेगा। हमने 5 आधार देखे थे। इस अनुच्छेद में भी कुछ इसी प्रकार है। राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। अब इसमें देखिए 2 शब्द अलग से ऐड हुए हैं। उसमें हमने 5 आधार देखे थे, इसमें कितने हैं? 7 हैं। कितने? 7। इसमें कौन है? धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। ये तो 15 में भी थे, 2 और ऐड हो जाते हैं। उद्भव एवं निवास स्थान, इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। किसमें? सेवाओं में। किसके अंतर्गत? राज्य के अंतर्गत किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 16 का 2। अब इसे समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार। हमने पिछले अनुच्छेद में भी देखा था कि धर्म, मूल वंश, जाति और लिंग और जन्म स्थान के आधार पर क्या भेदभाव नहीं करेगा। अब ये उद्भव और निवास क्या है? उद्भव और निवास यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो उत्तराखंड से जन्मा हुआ है। यदि वो दिल्ली जाता है नौकरी करने के लिए तो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आप कहाँ से हो, उत्तराखंड से हो। या आप निवास, मान लीजिए आप उत्तराखंड के हो, दिल्ली में निवास करते हो, तो आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा कि आपका निवास स्थान कहाँ है, दिल्ली है, तो आपको वैकेंसी नहीं दी जाएगी। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया गया है? प्रावधान 16 के 2 में दिया गया है कि राज्य के अंतर्गत कोई भी सेवा हो, उसके अंतर्गत ये 7 आधार, इन 7 आधारों पर क्या भेदभाव नहीं किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है? अनुच्छेद 16 का 2। ये तो नॉर्मल अनुच्छेद थे। अब हम देखते हैं आरक्षण व्यवस्था। तो इनमें तो अभी तो कह रहा है कि इन आधार पर क्या नहीं होगा? भेदभाव नहीं होगा। प्रत्येक नागरिक के साथ भेदभाव, चाहे वो किसी भी जाति का हो। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार आरक्षण की व्यवस्था होगी SC, ST और OBC में। तो यहाँ तक तो कह रहा है अभी कि भेदभाव नहीं है। एक तरह से आपको क्या दे रहा है? अधिकार दे रहा है, और दूसरी तरफ से छीनने का काम कर रहा है। अभी हम समझेंगे इसे आगे। अनुच्छेद 16 का 3 क्या कहता है? संसद द्वारा
ऐसी विधि का निर्माण किया जा सकता है जिसमें राज्य की सेवाओं में उनके निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। अब इस अनुच्छेद को समझेंगे थोड़ा विस्तार से। संसद यानी कि पार्लियामेंट ऐसी विधि का निर्माण कर सकता है, कैसी विधि का, जिसमें राज्य की सेवाओं में उनके निवासियों को प्राथमिकता दी जा सकती है। यदि मान लीजिए मैं कहूँ बात हिमाचल प्रदेश की, मान लीजिए एचपी में क्या है, पुलिस की वैकेंसी आई, तो यदि राज्य ने ऐसा नियम बना दिया है, राज्य ने ऐसी विधि बना दी है जिसके अंतर्गत क्या हो कि जैसे मान लीजिए 1000 पोस्ट पुलिस की आ रखी है एचपी में, तो इसमें कोई बाहरी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, आवेदन नहीं भर सकता है, क्योंकि उन्होंने क्या बना दिया, कानून बना दिया कि जो एचपी में निवास कर रहे व्यक्ति हैं उनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये कौन कह रहा है, अभी हमने देखा था कि निवास स्थान के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। और इसी 16 के 3 में मैंने कहा ना, एक प्रकार से आपको एक तरफ से क्या अधिकार देते हैं और दूसरी तरफ से छीनने का काम करते हैं। तो देखते हैं क्या कह रहा कि मान लीजिए कोई राज्य यदि कानून बनाता है, संसद यदि विधि बनाती है, तो कोई भी राज्य क्या करेगा, सेवाओं में अपने निवास, जहाँ मान लीजिए एचपी में निवास करने वाले व्यक्तियों को क्या दे सकता है, प्राथमिकता दे सकता है। ऐसे कौन कौन से राज्य, जैसे हम देखते हैं एचपी हो गया, मणिपुर हो गया और त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, ये ऐसे राज्य हैं जहाँ क्या है, जो बाहरी, जो वहाँ के निवास करने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, 16 का 3। एक बार दोबारा देखेंगे, 16 के 1 में क्या था कि प्रत्येक नागरिक को, प्रत्येक यानी कि चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव, निवास, किसी भी आधार, किसी भी क्राइटेरिया से आने वाला व्यक्ति हो, उसे रोजगार और नियुक्ति में क्या, उसके साथ भेदभाव नहीं होगा, समान व्यवहार होगा और समान रूप से यदि वो एलिजिबल है तो समान रूप से नियुक्ति होगी। किन 2 आधार पर, इन 2 आधार पर। ठीक है, फिर हम देखते हैं 16 के 2 में कि राज्य के अंतर्गत सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ये कौन कहता है, 16 के 2। किसमें, सेवाओं में, किस, रोजगार और नियुक्ति में इन 7 आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। फिर हम देखते हैं 16 के 3 में, अभी हमने इन 2 में पढ़ा था कि भेदभाव नहीं होगा, लेकिन यहाँ लिखा है ना निवास, और यह अनुच्छेद क्या कह रहा है कि निवासियों को क्या प्राथमिकता दी जा सकती है 16 के 3 में। अब हम देखेंगे अनुच्छेद 16 का 4 जो आरक्षण की बात करता है कि भारत में आरक्षण होगा या नहीं। ठीक है, हम देखते हैं अनुच्छेद 16 का 4 जिसमें क्या कहा गया है कि रोजगार में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण किया जा सकता है। ये कौन कह रहा है, अनुच्छेद 16 का 4। पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर पिछड़े वर्ग क्या है। इसको समझने से पहले हम देखेंगे अनुच्छेद 340। अनुच्छेद 340 में कहा गया है कि राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या करेगा, पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करेगा। किसका गठन करेगा, पिछड़े वर्ग आयोग, पिछड़े वर्ग आयोग का क्या करेगा, गठन करेगा। जब अनुच्छेद 340 का उपयोग करते हुए 1953 में क्या हुआ, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर जी। कौन थे, काका कालेलकर जी। ठीक है, अध्यक्ष। प्रथम क्या था, पिछड़ा वर्ग आयोग, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। कितने सदस्य थे इसमें, 10 सदस्य। ठीक है, अध्यक्ष भी कौन थे, काका कालेलकर जी। ठीक है, 10 सदस्य। और इसने अपनी सिफारिश, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो 1955 में रिपोर्ट
ठीक है, अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1955 में। लेकिन 1955 में जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा था, इसीलिए सरकार ने प्रयास किया कि जाति को छेड़ा ना जाए, क्योंकि उस समय आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा था, तो सरकार उससे दरकिनार रही और उन्होंने इसकी सिफारिश को ऐसे ही रहने दिया, उसको लागू नहीं किया। फिर हम देखते हैं 1979 में, 1979 में क्या जनता पार्टी की सरकार आती है और वो दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करती है। कब? 1979 में। 1979 में कौन इसके अध्यक्ष होते हैं? वीपी मंडल जी, वीपी मंडल, मंडल आयोग, इसका नाम क्या था? मंडल आयोग। ये कौन सा? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग था। इसमें कितने सदस्य थे? 5 सदस्य। और इसने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी? 1980 में। 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी, लेकिन और उसके बाद जनता पार्टी की सरकार भी चली गई थी और उस समय फिर आगे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जी क्या प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इस मुद्दे को रहने दिया। और उसके 10 साल बाद 1990 में वीपी सिंह की, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार आई और इन्होंने इस व्यवस्था को, जो मंडल आयोग ने आरक्षण की बात की गई थी, उसको लागू किया। और उसके बाद काफ़ी मैं कहूँगा सरकार में काफ़ी उठापटक हुई और सरकार भी गंवानी पड़ी। उसके बाद हम देखते हैं कि 1993 में क्या हुआ? 1993 में किसकी सरकार आई? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई। तो 1980 में जब वीपी मंडल जी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने कहा था कि भारत में कितनी 3,743 क्या ओबीसी, सिर्फ ओबीसी की इतनी जातियां हैं। तो किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतने बड़े, कई लोग, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा हो गया था कि इतनी जातियों को क्या आरक्षण देना, प्लस में एससी और एसटी अलग। तो वीपी सिंह की सरकार ने किया और उन्हें सरकार से हाथ गंवाने पड़े। उसके बाद हम देखते हैं कि पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार में क्या हुआ कि जब ये लागू हो गया था तो पीवी नरसिम्हा राव जी ने 10% आर्थिक आरक्षण दे दिया था। क्योंकि देखिए ओबीसी को कितना आरक्षण है भारत में? ओबीसी को 27% का आरक्षण है। फिर हम देखते हैं एससी को कितना है? 15%। एसटी को कितना है? 7.5%। तो क्या हुआ कि अब जो जनरल कैटेगरी के लोग थे वो नाराज थे, काफ़ी लोग नाराज थे। तो जैसे ही पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार बनी, उन्होंने तुरंत क्या किया कि 10% आरक्षण किसके लिए कर दिया? जनरल के लिए कर दिया 10%। तो ये आरक्षण कितना हो गया? 27 और 15 42 और 7 49.5 और 10% कितना हो गया? 59.5। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एकदम सरकार के एक केस चला जिसे हम इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद के नाम से जानते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद, ठीक है, जिसे मंडलवाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे क्या मंडलवाद के भी नाम से जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या है भाई, आप 10% पूरा 100 का 100% ही आरक्षण दे दोगे क्या? तो उन्होंने एक निश्चित सीमा रखी कि आप 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं दे सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप 50% से ऊपर आरक्षण नहीं दे सकते हो। तो 50% से ऊपर का आरक्षण नहीं दे सकते हो, इसका मतलब जो आपका ये 10% का आरक्षण है, आर्थिक आरक्षण, ये क्या हो गया? समाप्त कर दिया गया।
ठीक है। जब ये 50% का आरक्षण होगा, और एक बात और उन्होंने कहा था कि आपको प्रोन्नति, प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन, पदोन्नति या प्रोन्नति यानी कि आपको प्रमोशन में भी आरक्षण नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने किसे कहा? सरकार को कहा कि आपका जो आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, और प्रमोशन यानी कि प्रोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये किसने कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने। और क्रीमी लेयर की संज्ञा दी थी कि क्रीमी लेयर किन किन व्यक्तियों को आरक्षण दिया जा सकता है और किन किन व्यक्तियों को नहीं आरक्षण दिया जा सकता है। ये किसने कहा गया? क्रीमी लेयर। अब थोड़ा समझते हैं पहले कि आखिर क्रीमी लेयर होता क्या है। क्रीमी लेयर मलाईदार परत, जिसे हम हिंदी में कहेंगे क्रीमी लेयर। अब ये आखिर क्रीमी लेयर है क्या, इसे समझते हैं। क्रीमी लेयर है क्या? क्रीमी लेयर में वो व्यक्ति हैं जो संवैधानिक पद पर हैं। जितने भी संवैधानिक पद पर व्यक्ति आसीन हैं वो किसके अंतर्गत आएंगे? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। ग्रुप ए और ग्रुप बी, यानी कि जैसे हम देखते हैं आईएएस, पीसीएस, वो व्यक्ति क्या होंगे? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। फिर हम देखते हैं कि सेना में कर्नल की जो रैंक है, कर्नल की रैंक से जो जितने भी ऊपर के अधिकारी हैं वो सब क्या आएंगे? क्रीमी लेयर के अंतर्गत आएंगे। डॉक्टर और अधिकारी, अधिशासी, ये क्या सब क्या आएंगे? क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो क्रीमी लेयर में के अंतर्गत आते हैं संवैधानिक पद पर, हमने बात की संवैधानिक पद पर ग्रुप ए तथा ग्रुप बी, जैसे आईएएस, पीसीएस वगैरह वगैरह, ये किस में आएंगे? क्रीमी लेयर में आएंगे। और कौन आएगा? डॉक्टर, अधिकारी, जैसे अधिवक्ता हो गया, और क्या कह सकते हैं, कर्नल, सेना में कर्नल रैंक से ऊपर के जितने भी अधिकारी हैं सारे क्रीमी लेयर में आएंगे। और जो क्रीमी लेयर में आएंगे उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये क्रीमी लेयर की संज्ञा कब दी गई थी? हमने देखा था कि 1993 में जब मंडलवाद चला था, तो उसके बाद क्रीमी लेयर की संज्ञा दी गई। ठीक है। और जो 10% का आरक्षण था किसका? पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकारों से समाप्त कर दिया गया। और सरकार ने कहा था कि प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। ये बात किसमें कही गई थी? मंडलवाद में कहा गया था, या इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद में कहा गया था। तो सरकार ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपकी ये बात मानते हैं कि 10% आरक्षण नहीं दिया जाएगा, लेकिन सरकार ने कहा कि प्रोन्नति में आरक्षण होना चाहिए। तो सरकार ने क्या किया? फटाक से, और ये 50% से अधिक भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नहीं होना चाहिए। तो क्या किया सरकार ने कि प्रोन्नति में और 50%। तमिलनाडु में कितना आरक्षण था? 69%। तो इसके लिए क्या किया सरकार ने? फटाक से 1970 अमेंड CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 76वां संविधान संशोधन किया, जिसके तहत जो तमिलनाडु में कितना आरक्षण था? 69%। उसे क्या किया? 9वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया। इन्होंने कहा कि अनुच्छेद 46 के अंतर्गत, अनुच्छेद 46 में हम देखते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, कार्य किया जा सकता है। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अनुच्छेद 46 को आधार मानते हुए इसे 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया। तो यानी कि ये बात भी मान लिया आप कि चलो ये ठीक है, 10% आर्थिक आरक्षण ये भी खत्म कर दिया। लेकिन प्रोन्नति के लिए क्या किया इन्होंने कि 77वां संविधान संशोधन किया, 77 CAA किया गया, जिसके तहत क्या कहा गया? 16 के 4A जोड़ा गया।
भाग 4A में जोड़ा गया कि प्रोन्नति में भी आरक्षण दिया जा सकता है। किसको? SC और ST वालों को। किसमें? प्रोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया? 16 के 4 के A में। केवल SC और ST को प्रोन्नति में, किस संविधान संशोधन के द्वारा? 77वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिर हम देखते हैं 81वां संविधान संशोधन। इसमें क्या कहा गया? 81वें संविधान संशोधन में 81वें संविधान संशोधन में कहा गया 81वें संविधान संशोधन में हम देखते हैं फिर 77वें में क्या कहा गया कि SC और ST के लिए क्या? प्रोन्नति यानी कि प्रमोशन में आरक्षण दिया जा सकता है। 81 संविधान संशोधन में कहा गया कि जो ये 50% आपने अधिकतम सीमा रखी है, यदि मान लीजिए, इसे पहले मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए किसी राज्य में 1000 वैकेंसी आई, किसी भी पद के लिए 1000 वैकेंसी आई, तो हमने अभी बात की थी ना कि ST के लिए कितनी है? 7.5% का आरक्षण है। तो 1000 वैकेंसी आई तो 75 पद किसके लिए हैं? ST के लिए हैं। मान लीजिए उस वर्ष में वो 75 पद में से सिर्फ 85 पद भर पाए, 85 पद उसके लिए एलिजिबल हैं, तो जो 25 वैकेंसी बची है, 25 बची ना है, 50 पद तो उस पर नियुक्त हो गए, जो 25 पद बचे हैं, अगले वर्ष जब दोबारा वैकेंसी आएगी, मान लीजिए 1000 वैकेंसी अगले साल आई, तो 75 जो बची हुई 25 सीटें हैं उन्हीं के साथ ऐड हो जाएंगी, तो कितनी हो जाएगी फिर? 100 वैकेंसी, 100 पद हो जाएंगे केवल किसके लिए? ST के लिए। जब इस प्रकार बढ़ जाएगा तो कितना आरक्षण हो गया? 10% ST के लिए हो गया। तो ये 50% की जो सीमा लांघ देगा तो ये असंवैधानिक नहीं माना जाएगा। ये क्या माना जाएगा? संवैधानिक माना जाएगा यदि ये इस प्रकार से, इसे बैकलॉग कहा जाता है, कैरी बैक का सिद्धांत या बैकलॉग। इस प्रकार यदि ये जो 50% अधिकतम आरक्षण की जो सीमा रखी गई थी, यदि ये इससे ऊपर लांघकर चला जाता है तो ये क्या होगा? संवैधानिक माना जाएगा। ये कौन से? ये 4 के A में था, ये किस में होगा? 16(4)B में होगा। ठीक है, इतना समझ गए होंगे। फिर हम देखते हैं 16 के 5 में क्या प्रावधान किया गया है। 16 के 5 में कहा गया है कि धार्मिक, जैसे मान लीजिए उदाहरण से समझिए तो आसानी से समझ पाएंगे आप। 16 के 5 में कहा गया है कि जैसे आप सेना में हैं, तो सेना में कोई सरकारी मंदिर होता है या कोई मस्जिद या कोई कुछ भी, मतलब ऐसी धार्मिक व्यवस्था, तो उसके लिए आरक्षण है। आरक्षण कैसा आरक्षण है कि मान लीजिए कोई सरकारी मंदिर है, तो इसके लिए केवल कौन? हिंदू ही धर्म का केवल एलिजिबल होगा। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि समानता का अधिकार है, तो इसके लिए मुस्लिम व्यक्ति भी नियुक्त हो सकता है। इसके लिए केवल हिंदू व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता है। मान लीजिए इसके लिए एलिजिबिलिटी कितनी है कि आपको MA संस्कृत से करना चाहिए, तो जिस व्यक्ति ने MA संस्कृत से किया होगा तो उसे क्या इसमें पंडित की जो नौकरी है वो दी जा सकती है। उसी प्रकार मस्जिद में किसको? मौलवी को दी जा सकती है, और पारसी में ईसाई में पादरी को दी जा सकती है। इस प्रकार ये अनुच्छेद कहता है कि ये भेदभाव नहीं माना जाएगा। किसमें? अनुच्छेद 16 के 5 में। फिर हम देखते हैं 16 के 6 में क्या कहा गया है। जैसे हमने देखा पहले कि PV नरसिम्हा राव की सरकार ने 10% का क्या आर्थिक आरक्षण दिया था, लेकिन उस समय किसकी सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि उनके 10% के आरक्षण को ख़त्म किया। वो 50% की जो अधिकतम सीमा थी उसको लांघ रहा था, इसलिए उसको ख़त्म किया गया, उस आर्थिक 10% को। और 103वें संविधान संशोधन 2019 में क्या किया गया
कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने क्या किया कि 10% जनरल कैटेगरी को आर्थिक आरक्षण दिया गया जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं इसकी परिभाषा तो संविधान में नहीं है, इसको तय कौन करेगा? सरकार तय करेगी कि आखिर आर्थिक रूप से पिछड़े कौन है। ये किस में कहा गया? 16 के 6 में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग ये समझ गए होंगे कि किस प्रकार 16 के 1 में समानता की बात की गई है कि रोजगार और नियुक्ति में किस प्रकार की समानता होगी। फिर हमने 16 के 2 में देखा कि किस प्रकार 7 आधार धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास और उद्भव के आधार पर समानता होगी। फिर हमने देखा कि 16 के 3 में किस प्रकार सरकारी सेवाओं में किसी विशेष निवासियों के लिए क्या हो सकता है? आरक्षण दिया जा सकता है, उन्हें या मैं कहूँ प्राथमिकता दी जा सकती है। किस में देखा हमने? 16 के 3 में। फिर 16 के 4 में देखा हमने कि भारत में आरक्षण किस प्रकार है। और आरक्षण को पहले मैं आपको एक बात समझा दूं कि आरक्षण की आवश्यकता क्यों है। मान लीजिए ये 4 पेड़ है, ठीक है, ये 4 पेड़ है। यदि ये 4 पेड़ हैं, अब इनमें देखिए यदि इन्हें 1-1 kg क्या दी जाए? खाद दी जाए, चारों को 1-1 kg खाद दी जाए तो क्या होगा? ये समान रूप से ग्रोथ करेगी, इनकी उन्नति क्या होगी? यदि 1-1 kg दी तो ये भी इतना बढ़ेगा, ये भी इतना बढ़ेगा, ये भी इतना बढ़ेगा और ये भी इतना बढ़ेगा। तो जो इनके बीच की दूरी है वो कम नहीं हो पाएगी। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था इसलिए की गई कि मान लीजिए इसे 2 kg की आवश्यकता है तो इसे 2 kg दे दीजिए। इसे मान लीजिए 2.5 kg की आवश्यकता है, इसे 2.5 kg दे दीजिए। इसे मान लीजिए 1 kg की आवश्यकता है, इसे 1 kg की दे दीजिए। और इसे नहीं है आरक्षण या मैं कहूँ खाद की आवश्यकता तो इसे मत दीजिए। तो क्या होगा? जब इसे 2 kg तो ये भी इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये भी इसके बराबर हो जाएगा और ये चारों बराबर हो जाएंगे तो फिर समानता आएगी। और जब समानता आएगी तब आरक्षण समाप्त हो सकता है। इस प्रकार आरक्षण व्यवस्था को भारत में लिया गया कि मान लीजिए ये कौन सा जनरल कैटेगरी का हो गया, ये ओबीसी कैटेगरी का हो गया, एससी कैटेगरी का, एसटी कैटेगरी। जब इन्हें अधिक खाद्य यानी कि अधिक आरक्षण मिलेगा तब ये जनरल कैटेगरी के बराबर होंगे, तभी ये समाज में समानता आएगी। और जब समानता आएगी तभी एक समान रूप से सबका विकास होगा। इसलिए आरक्षण की व्यवस्था भारत में की गई है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह आसानी से समझ आया होगा। और जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।